Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's video on international humanitarian law as a part of lecture series on international law by Study River. Today we will be discussing about international humanitarian law. We will talk about its definition, armed conflicts, types of armed conflicts, and protected persons. So let's start with today's lecture. जी, तो पहले तो जानने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ होता क्या है। मोस्टली जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के ऊपर काम होता है पाकिस्तान में, और ह्यूमैनिटेरियन लॉ अभी एक इमर्जिंग फील्ड है जिसके ऊपर ज़्यादा काम होना शुरू हुआ है और लोग ज़्यादा रिसर्च करना अभी पसंद कर रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बेसिकली जो है कंडक्ट ऑफ हॉस्टिलिटीज़ को कहा जाता है, एंड इट अप्लाइज ड्यूरिंग द वॉर. When I say it applies during the war, it does not mean that you cannot get information of international humanitarian law before the war or during the peace time. So international humanitarian law की जो knowledge dissemination है वो हम peace time में करते हैं, as in मैं आपको यहाँ पे lecture दे रही हूँ या कहीं से भी आप इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की डिग्री कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं. इसी तरह जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे भी ये एक ड्यूटी है कि वो ड्यूरिंग द पीस टाइम, जब वॉर का टाइम नहीं है, उससे पहले इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, रेलेवेंट लोग हैं, उनको बताया जाए इस चीज़ के बारे में. तो जो ड्यूरिंग द वॉर कंडक्ट ऑफ हॉस्टिलिटीज़ होती हैं कि अब यूज़ फोर्स हो चुकी है, जैसे हमने यूज़ ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा लास्ट अपने लेक्चर में, जिसको हम यूस एट बेलम कहते हैं. इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को हम यूस इन बेलो कहते हैं कि जब फोर्स इस्तेमाल हो चुकी है उसको रेगुलेट किस तरह से किया जाएगा. सो रेगुलेशन ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स को हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में बेसिकली डिस्कस करते हैं. जो मोस्ट कॉमन इनिशियली जो टर्म यूज़ होती थी दैट वाज लॉज ऑफ वॉर, जिसको कि ट्रांसफॉर्म करके लॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कर दिया गया, बिकॉज पहले जो है वो इंटरनेशनली वॉर्स होती थी. अभी जो है नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे. जी, सो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है दिस इज़ द मोस्ट कोडिफाइड पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज़ नॉट अ न्यू एक जो फील्ड है. ग्रीक सिटी स्टेट टाइम्स पे भी ह्यूमैनिटेरियन लॉज के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उस टाइम से जो है वो कोडिफाई होना शुरू हुए, और फिर अनटिल नाउ रिसेंटली जो है ये सबसे ज़्यादा कोडिफाइड का मतलब है कि सबसे ज़्यादा काम हुआ वो इसके ऊपर रिटन फॉर्म में मौजूद जो लॉ है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है. स्टेट्स जो हैं जो 4 जेनीवा कन्वेंशंस जो कि मेनली ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बेसिस है, वो स्टेट्स जो कि पार्टी नहीं हैं जेनीवा कन्वेंशंस की, उनके ऊपर इंटरनेट जो ट्रीटीज़ हैं वो पर्टिकुलरली आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ द मेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ. लेकिन वो पार्ट जो कि ट्रीटी का कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल जो हॉस्टिलिटीज़, कंडक्ट ऑफ हॉस्टिलिटीज़ है, एग्रेशन है, इन चीज़ों से जो रिलेटेड क्लॉजेज हैं, वो अगर स्टेट किसी जिनेवा कन्वेंशन का मेंबर नहीं भी है, स्टिल वो बीइंग द पार्ट ऑफ कस्टमरी लॉ उस पर अप्लाई होगा. और वो पार्ट्स ट्रीटी के जो कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा नहीं है, और उन स्टेट जो कि उस ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, वो पार्ट्स उन स्टेट्स पे अप्लाई नहीं होता है. This is a very interesting debate on the relationship between international humanitarian law and international human rights law, कि क्या रिलेशनशिप है दोनों का, दोनों एक ही चीज़ है या नहीं है. सो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो है वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स से डील करता है, जो बेसिक हकूक़ हैं लोगों के उनसे डील करता है, जो कि 9 इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं ह्यूमन राइट्स के. IHL जो है जिसको हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो हम पढ़ रहे हैं, और IHL RL जो है जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं. फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ आप ड्यूरिंग वॉर भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है. राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, ये आपके पास वॉर के दौरान भी होता है. सो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, ये एक जनरल परसेप्शन है कि ह्यूमन राइट्स लॉ जो है वो वॉर के टाइम में ख़त्म हो जाता है. दिस इज़ नॉट ट्रू. वॉर के टाइम पे भी ह्यूमन राइट्स लॉ काम कर रहा होता है. कुछ चीज़ें हैं जो आप डेरोगेट नहीं कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग द वॉर. सो ये दोनों जो हैं ये कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक्ड हैं. So everybody, according to Nelson Mandela, Geneva Conventions continue to remind us most forcefully of our common obligation to care for each other.
सो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसको हम कहते हैं कि ये लॉज ऑफ वॉर हैं। लॉज ऑफ वॉर में ये नहीं है कि वेपन्स कैसे यूज़ करना है, लॉज ऑफ वॉर हैं कि आपने जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको कैसे इंश्योर करना है और किन लोगों के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं, किन के ऊपर नहीं कर सकते हैं, सिविलियंस के साथ आप क्या बर्ताव करेंगे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ आप क्या करेंगे, वुंडेड एंड सिक के साथ क्या करेंगे। So we will discuss all these topics in this today's lecture. जी, so this is Libre Code 1863 में ये अमेरिकन सिविल वॉर में this is the first codified document which is still present on international humanitarian law, जिसमें कि कहा गया कि ये basically this is the precursor for Hague Convention which was signed in 1907. जो भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बेसिस हैं वो इस कोर्ट में जो है डाले गए, और अभी भी जो है अमेरिका में जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के लोकली भी और इंटरनेशनली भी जो रूल्स अवेलेबल हैं, दिस डॉक्यूमेंट इज द बेसिस फॉर दैट। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, मेनली हम ICRC की बात करते हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में ज़्यादा आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नज़र आती है काम करती हुई। ये जो स्टार्ट हुआ इसका, जो अभी तक बताया जाता है कि IHL जो है वो जो मॉडर्न IHL है वो कैसे स्टार्ट हुआ कि एक देयर वाज द स्विस ह्यूमैनिटेरियन, एक बिजनेसमैन थे हु वेंट टू इटली, देयर वाज दिस बैटल, और उसमें ड्यूरिंग दैट बैटल ही सॉ जो मिलिट्री मैन थे, बेसिकली जो आर्मी थी, वो जो वुंडेड थे, जो कि जिनको कोई सपोर्ट करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं था। तो बेसिक जो IHL की, मॉडर्न IHL की जो बेसिस है वो आर्मी मैन जो वुंडेड थे उनके लिए रखी गई थी। जो ICRC का भी जो इनिशियल काम था वो यही था कि जो एक्सेसिबिलिटी है मेडिकल यूनिट्स की वो इंश्योर की जा सके। और फिर जो जिनेवा कन्वेंशंस हैं वो बनाई गई जो कि एंड हुई 1949 में, बट दैट वाज स्टार्टेड इन 1864। जो 1864 में पहली जिनेवा कन्वेंशन जो बनाई गई उसमें मेनली ये डिसाइड किया गया कि जो कैप्चर्ड हैं, जो द इम्यूनिटी फ्रॉम कैप्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स for the treatment of wounded and sick soldiers and their personnel, ठीक है। So the Swiss humanitarian जो businessman who went to this battle, he started के जो soldiers हैं, he gathered a group of people जो कि उनके जानने वाले थे, और उन्होंने जो कि business community थी वहाँ पर, and they started this ICRC का जो initial एक structure था to help those wounded soldiers। उसमें ये भी डिसाइड किया गया, जो फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन थी, द इम्पार्शियल रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कम्बेटेंट्स, जो कि अब करंटली हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में बात करते हैं। There was also decided that the protection of civilians providing aid to wounded and the recognition of Red Cross symbol as a means of identifying persons and equipment covered by the agreement। तो 3 चीज़ें डिसाइड की गई कि जो वुंडेड एंड सिक हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए उनको किस तरह से डील किया जाएगा, और उसके अलावा जो भी आपके मेडिकल यूनिट्स हैं या जो हेल्प के लिए यूनिट्स आ रहे हैं उनके पास एक सिंबल होना चाहिए जिसको हम एम्बलम कहते हैं। देयर आर दिस 4 जिनेवा कन्वेंशंस जो मैंने आपको बताया 1949 में जो ख़त्म होती हैं। पहली जो जिनेवा कन्वेंशन है दैट वाज मेड ऑन वुंडेड एंड सिक इन आर्म्ड फोर्सेस इन द फील्ड, ठीक है। ये याद रखें कि 4 जिनेवा कन्वेंशन है। पहली जो है वो वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स पे है जो कि फील्ड में होते हैं, ऑन ग्राउंड होते हैं। सेकंड जो जिनेवा कन्वेंशन है वो वुंडेड एंड सिक पे है जो शिपरेक्ट मेंबर्स हैं जो कि सी में होते हैं, ठीक है। द थर्ड जिनेवा कन्वेंशन इज ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन्स इन टाइम ऑफ वॉर। And the fourth Geneva Convention जो है, there was a significant attempt to protect civilians who as a result of armed hostilities or occupation were in the power of a state which they were not nationals, ठीक है। So जो occupy कर लेते हैं, belligerent जो occupation होती है उसमें जो occupy कर लेते हैं civilians को, उन civilians के साथ कैसे treatment करना चाहिए, that was discussed in the fourth Geneva Convention। जी, so the general definition of the international humanitarian law given by International Court of Justice is the law of the Hague, dealing primarily with interstate rules governing the use of force or the laws and customs of war as they were traditionally termed, and the law of the Geneva concerning the protection of persons from the effects of armed conflicts have become so closely interrelated
that they are considered to have gradually formed one single complex system known today as the International Humanitarian Law. So यहाँ पर जो customs हैं, जो traditions हैं related to the rules of war, laws of war, उनको International Humanitarian Law कहते हैं. It is a kind of regime जो कि जैसे कि 4 जिनीवा कन्वेंशन है और 2 इसकी एडिशनल प्रोटोकॉल हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियली जो था जंग जो है वो 2 स्टेट्स के दरमियान होती थी, ठीक है. 2 हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो कि स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान होती थी, उसको हम इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट टर्म करते हैं. बाय द टाइम जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो जाते हैं जिसको हम सिविल वॉर कहते हैं, जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट हो रहा है. सो उसको भी इंक्लूड किया गया इसके अंदर. एडिशनल प्रोटोकॉल 1 जो है दैट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. एडिशनल प्रोटोकॉल 2 इज बेस्ड ऑन द नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. एंड करंटली जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल अफेयर्स है उसमें हम देखते हैं कि वी हैव इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कि एक थर्ड पार्टी जो कि एक स्टेट में इशू चल रहा है उसमें इंटरफेयर कर रही है, इन्वॉल्व हो रही है विद इन्फ्लुएंस, उसको हम इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. सो ऑल दिस नेट ऑफ जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन तीनों जो सिचुएशंस पे अप्लाई होते हैं, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कह रहे हैं. जी, सो द यूगोस्लाविया का जो ट्रायल हुआ था उसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को डिफाइन किया गया एज रिजोर्ट टू आर्म्ड फोर्स बिटवीन स्टेट्स और प्रोटेक्टेड आर्म्ड वायलेंस बिटवीन गवर्नमेंटल अथॉरिटीज एंड ऑथोराइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स और बिटवीन सच ग्रुप्स विद इन अ स्टेट. नाउ द टर्म इज यूज्ड ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स. ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनके पास के ट्रेनिंग मौजूद होती है, लीडरशिप मौजूद है, फाइनेंसेस मौजूद हैं, ठीक है. सो दे हैव अ लीडरशिप टू फॉलो, कि उनको पता है कि उनका एक मोटो है, एक उनका एम है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं. दे हैव बीन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि किस तरह से उन्होंने जो उनके गोल्स हैं उनको पूरा करना है, और उनको फाइनेंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स, जिसको कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जी, सो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि IHL बेसिकली है क्या. अगर आपने पढ़ना हो तो IHL जिनीवा कन्वेंशंस हैं 1949 की, ये ICRC ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि इन सब चीज़ों को एक कंपाइल किया हुआ है किताबों की शक्ल में. सो इफ़ यू वुड वांट टू रीड मोर अबाउट दीज थिंग्स तो आप उनकी वो किताबें भी पढ़ सकते हैं. There are 4 Geneva Conventions. There are 2 additional protocols which were signed in 1977 and the Hague Conventions which was signed in 1907. It talks basically about the occupied territories. जी, सो रिप्रेशन ऑफ IHL वायलेशंस, अगर आप कोई वायलेशंस करते हैं उसके बारे में उसको स्नब किया गया है, उसको प्रोहिबिट किया गया है कि IHL को जो है ड्यूरिंग द वॉर आपने जो रूल्स ऑफ वॉर है उनको रिस्पेक्ट करना है. सो अंडर आर्टिकल जो कॉमन आर्टिकल 1 है 4 जिनीवा कन्वेंशंस का, इट सेज दैट रिस्पेक्ट एंड इंश्योर रिस्पेक्ट. जैसे हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा था कि एक स्टेट के राइट्स दूसरी स्टेट की ड्यूटी है, इसी तरह ड्यूरिंग द IHL इट इज सेइंग दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर रिस्पेक्ट, ठीक है. जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, द सेम आर्टिकल जो आर्टिकल 1 है उनका भी यही चीज कहता है. उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट एंड इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर IHL ऑल्सो अप्लाइज in respect of obligations provided for the common article 3 of the Geneva Convention. Everybody, we will discuss about the armed conflict with a broader scope, and then we will move towards international armed conflict, non-international armed conflict and internationalized non-international armed conflict. जो armed conflict की term है war के साथ quite often interchangeably use होती है, लेकिन मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में हम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का जो लफ्ज है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इनिशियली वॉर जो है वो 2 स्टेट्स के दरमियान ही होती थी. अभी जो है बिकॉज देयर इज अ वॉर विद इन द स्टेट, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का जो अल्फाज हैं वो यूज़ किए जाते हैं. सो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है दिस इज अ स्टेट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विच कैन बी said to exist when 2 opposing states resort to armed force even when no formal declaration of war has been made.
and even when the parties involved in hostilities do not acknowledge the fact that they are in the state of armed conflict. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. इंडिया सेज दैट इट इज इंटरनल मैटर, पाकिस्तान सेज इट्स अ बायलैटरल मैटर, और अभी हमने इंटरनेशनलाइज करना शुरू कर दिया कश्मीर के केस को. IHL का जो एक डोमेन है वो कश्मीर के केस पे अगर अप्लाई करते हैं तो वी हैव टू सी कि वो हालत जंग में है काफ़ी अरसे से कि जब से स्टार्ट हुआ कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट वो हालत जंग में है. उसका मतलब है कि आप IHL उसके ऊपर अप्लाई करें, विच मीन्स दैट दिस इज़ एन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कि आर्म्स को भी जो एक्सचेंज ऑफ हॉस्टिलिटीज़ है वो भी होता है LOC पे, और उसके अलावा एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो दोनों ने कोई डिक्लेयर नहीं किया हुआ है कि कोई वॉर चल रही है. जी. सो टाइप्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मैं काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रही हूँ अल्फाज इंटरनेशनल, नॉन इंटरनेशनल. सो 3 तरह के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो कि 2 स्टेट्स के दरमियान हो रहा है या मोर देन 2 स्टेट्स. नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो कि स्टेट के दरमियान और ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स के दरमियान हो रहा है. एंड द थर्ड वन इज इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो कि एक इंटरनल मैटर है एक स्टेट का, जिसमें कि एक्सटर्नल एक जो फॉरेन स्टेट है वो इंटरवीन कर रही है. देयर इज अ लास्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड टेंशंस कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम IHL अप्लाई नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है किसी जगह पर, कोई वर्क प्लेस है, कोई मोहल्ला है, या कोई प्रोटेस्ट के दौरान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसमें अगर आर्म्स यूज़ किए जाते हैं, 1 या 2 लोग कुछ जो है वो दे डाई इन दैट आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इट डज नॉट फुलफिल द थ्रेशोल्ड ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसके ऊपर IHL अप्लाई किया जाए. सो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड टेंशंस को हम IHL में इंक्लूड नहीं करते हैं. जी. सो क्यों ज़रूरी है ये क्राइटेरिया कि कौन सा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस क्राइटेरिया में फॉल करता है, इंटरनेशनल है, नॉन इंटरनेशनल है, या इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है. क्योंकि ज़रूरी है कि जो भी उसके स्पेसिफिक्स हैं, जो जिस तरह की उस टाइम पे IHL एप्लीकेशन की ज़रूरत है, वो पता हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस नेचर का है. So nature of the parties to the conflict determine whether it is international or non-international. For example, जैसे मैंने आपको बताया कि states जो हैं, अगर states involve हैं तो वो international होता है. दूसरी तरफ अगर एक state है और दूसरा जो है वो एक organized armed group है within the territory of that state, वो non-international armed conflict है. जी. So जैसे मैंने आपको बताया कि this is नेसेसरी के क्वालिफिकेशन हो उस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की, ताकि जो कि उसके ऊपर एप्लीकेशन है IHL की वो उसके अकॉर्डिंगली की जा सके. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशंस ऑफ ऑल दीज 3 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. सो अकॉर्डिंग टू द कॉमन आर्टिकल 2, कॉमन आर्टिकल जो है जिनीवा कन्वेंशंस में, अगर आप कभी भी लफ्ज सुनते हैं कॉमन आर्टिकल का, तो इसका मतलब है कि चारों जिनीवा कन्वेंशन में वो आर्टिकल एक ही बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जिनीवा कन्वेंशन 1 में भी आर्टिकल 2 वही बात कर रहा है, जिनीवा कन्वेंशन 2 में भी आर्टिकल 2 वही बात कर रहा है. सो इसीलिए हम उसको कॉमन आर्टिकल 2 जिनीवा कन्वेंशन ऑफ 1949 कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू कॉमन आर्टिकल 2 ऑफ जिनीवा कन्वेंशन ऑफ 1949, द प्रेजेंट कन्वेंशन शैल अप्लाई to all cases of declared war or any other armed conflicts which may arise between 2 or more of the high contracting parties. Even if the state of the war is not recognized by one of them, the convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a high contracting party, even if the said occupation meets no armed resistance. ठीक है. So इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें कि 2 और मोर हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का मतलब है स्टेट्स. वो जो वॉर है उसको डिक्लेयर भी किया जा सकता है, वो नहीं डिक्लेयर भी हो सकती है. उसके अलावा अगर कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एरियाज जो कि कॉन्फ्लिक्ट जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं ऑलरेडी, पर अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट के किसी एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, इट इज़ अ पार्शियल और टोटल ऑक्यूपेशन, उस सूरत में भी इसको इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्टेट्स के दरमियान एक मसला शुरू हुआ है, चाहे दूसरी तरफ जहाँ पे एक ऑक्यूपेशन किया गया है वहाँ पर आर्म्ड रेजिस्टेंस नहीं भी है, फिर भी इट कैन लीड टू एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट.
जी, सो इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जो मेन पॉइंट्स हैं याद रखने वाले वो यही हैं कि दिस इज डिक्लेयर्ड वॉर और डिक्लेयर्ड वॉर नहीं भी है. इट इज बिटवीन टू हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, बिटवीन टू स्टेट्स, रिकग्निशन ऑफ द स्टेट of war, occurrence of de facto hostilities sufficient. De facto hostilities जो कि आप जिसमें इनोसेंट लोगों को भी मार रहे हैं और एक थ्रेश होल्ड जो है वो क्रॉस कर रहा है, जो कि एक थ्रेश होल्ड को मीट कर रहा है. मतलब अगर एक जगह पर 50 या 100 लोग जो हैं वो जिनको मारा जाता है ड्यूरिंग एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, या वो उस थ्रेशोल्ड को नहीं क्रॉस कर रहा है कि देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द थ्रेशोल्ड कि क्या थ्रेशोल्ड होगा कि उसको हम इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे. सो देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन, बट व्हेन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जब एक लेवल पे पहुंच जाता है कि अब इसके बाद यू सी के अगर डेटरेंस का कोई एलिमेंट है या कोई ऐसी चीज जो कि अब यू सी के अब वॉर शुरू हो सकती है, उसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं कि नाउ लिमिट्स हैव बीन क्रॉस्ड एंड वॉर कैन बी स्टार्टेड. पार्शियल और टोटल ऑक्यूपेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वेदर इट इज अ पार्शियल ऑक्यूपेशन और टोटल ऑक्यूपेशन, उसको भी हम इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में कंसिडर करते हैं. ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, number of casualties, magnitude of the devastation not a criteria for qualification. So जैसे मैंने आपको बताया कि जो थ्रेशहोल्ड है अभी डिटर्मिन नहीं किया गया कि कितने लोग जो हैं जिनकी कितनी हॉस्टिलिटीज होंगी कि उसको कहा जाए कि ये एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है दो स्टेट्स के दरमियान. सो वो अभी डिटर्मिन नहीं किया गया और इसको क्वालिफिकेशन का एक एलिमेंट भी नहीं बनाया गया. जी, सो नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो कॉमन आर्टिकल 3 है जिनेवा कन्वेंशंस का, इट टॉक्स अबाउट द नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट in the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the high contracting parties, each party to the conflict shall be bound to apply as a minimum the following provisions. ठीक है, सो जो दो स्टेट्स के दरमियान नहीं हो रहा है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट, तो डेफिनेटली दिस इज अ नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट अगर वो विद इन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट हो रहा है. और जो प्रोविजंस हैं जो अप्लाई की जाती हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द टेरिटरी ऑफ अ सिंगल स्टेट. ठीक है, एक सिंगल स्टेट है, उसके अंदर गवर्नमेंट के अगेंस्ट और वट एवर दी सिविल वॉर अगर स्टार्ट है या कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के दरमियान, बट दी जो उनकी रेंज है, जो उनका फंक्शन है, दैट इज लिमिटेड टू वन टेरिटरी. आर्म्ड कन्फ्रंटेशन बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द स्टेट एंड डिसिडेंट आर्म्ड फोर्सेज और अदर ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स. ठीक है, स्टेट और जो ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनके दरमियान अगर कोई क्लैश चल रहा है. डिसिडेंट आर्म्ड फोर्सेज और द ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स मस्ट बी अंडर रिस्पॉन्सिबल कमांड, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी. जैसे मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स हैं दे आर अंडर द रिस्पॉन्सिबल कमांड. उनके पास एक लीडरशिप मौजूद है, एक विजन मौजूद है कि उन्होंने करना क्या है. ठीक है, फॉर एग्जांपल तालिबान है, अलकायदा है, ISIS है कि दे हैव द लीडरशिप, दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द ट्रेनिंग, दे हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज. सो ये सब चीजें मिलाकर इस तरह के ग्रुप्स जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़े होते हैं उनको हम नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज अ वेरी न्यू फिनोमेना जिसमें के वी डिस्कस के एक स्टेट के अंदर जो है एक इशू चल रहा है और बाहर से जो दूसरी स्टेट्स हैं दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट इशू, बट डायरेक्ट कोई उनका लिंक नहीं है उस इशू के साथ. फॉर एग्जाम्पल सीरिया का जो केस है दैट वाज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. उसमें क्या है कि रशिया इज इन्वॉल्व्ड, US इज इन्वॉल्व्ड, टर्की इज इन्वॉल्व्ड, ईरान इज इन्वॉल्व्ड. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे हैव द इन्फ्लुएंस. सम आर एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द आर्म्ड ग्रुप्स जो कि आर्म्ड ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, सम आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व. उनकी अपनी आर्मीज वहां पे मौजूद नहीं है. सो इसको हम इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है उस इंटरनल इशू पे. सो इंटरवेंशन बाय फॉरेन स्टेट विद फ्रेमवर्क ऑफ नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के वो नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ही है, लेकिन क्या है कि उसको फंडिंग कोई और कंट्री कर रही है, उसको ट्रेनिंग दे रही है कोई और कंट्री. ट्रेनिंग इन सेंस जिस तरह से आर्मी ट्रेनिंग होती है जो
वॉर में लड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है फ्रॉम द अदर स्टेट्स। पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है, लीडरशिप को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सब सपोर्ट उसको जो दी जा रही है विद इन द टेरिटरी, उस सूरत में हम इसको इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। क्वालिफिकेशन जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टी टू हुज बिहाफ द इंटरवेंशन इज मेड। ठीक है, कि आप अगर एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप है उसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक दूसरी स्टेट जो है वो एक आर्म्ड ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, उस सूरत में क्या है कि वो इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। कि एक स्टेट जो है वो इंटरनली जो है वो फाइट कर रही है, लेकिन वो जो फॉरेन स्टेट इंटरवीन कर रही है उसको भी वो फिर किसी तरह से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को जो सपोर्ट है, अगर गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट कर रहे हैं कोई स्टेट, उस सूरत में हम इसको इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, सपोर्ट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, इनडायरेक्ट इंटरवेंशन, द इफेक्टिव कंट्रोल एंड ओवरऑल टेस्ट। ठीक है, कि जो नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं उनका कंट्रोल है टेरिटरी पे, कंट्रोल इन अ सेंस के जो लोग हैं जिस जगह पे जिस जगह पर जो टेरिटरी का हिस्सा है उस पर उनका कंट्रोल है, वहाँ के लोग जो हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसी जगह पर चलते हैं, और बेसिक जो लोग हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से। ठीक है, जो रिहायशी हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इंटरनेशनली भी जो स्टेट्स हैं, जो फॉरेन स्टेट्स हैं, वो भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। So the overall control of a territory is the issuing of specific orders by the state। कि एक स्टेट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड आर्म ग्रुप को ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं कि आपने अटैक कहाँ पे करना है, किन इंडिविजुअल्स पे अटैक करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या आपके रिसोर्सेज होंगे, किस तरह से आप मूव करेंगे। ठीक है, सो इसको ओवरऑल कंट्रोल कहते हैं कि जो कंट्रोल कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट में एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म ग्रुप है उसकी लीडरशिप कंट्रोल कर रही है, और इंटरनेशनलाइज्ड नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट में जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो उस लीडरशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जी, सो IHL में कुछ जैसे हमने डिस्कस किया कि ये रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करता है, बट इट डज नॉट डिस्कस अबाउट दी बेसिक जो आर्म्स यूज है कि आपने किस तरह से आर्म्स यूज करने हैं, बट इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट दी यूज ऑफ फोर्स कि आपने किस पे फोर्स यूज करनी है, किस तरह से करनी है, और किस प्रोपोर्शनैलिटी के साथ करनी है। सो IHL जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पर्सन्स को और ऑब्जेक्ट्स को। सो नाउ वी विल सी कि कौन से पर्सन्स हैं जिनको IHL जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। चिल्ड्रन हैं, सिविलियंस हैं, IDPs हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, वुंडेड, सिक एंड शिपरेक्ड, POWs, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, डिटेनीज, मिसिंग पर्सन्स एंड विमेन। ये सब वो लोग हैं जिनको कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर प्रोटेक्शन दी गई है। इसका मतलब है कि अगर ये सब जो हैं वो हॉस्टिलिटीज में पार्टिसिपेट नहीं करें, हॉस्टिलिटीज में पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि वो जंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, उनके पास किसी किस्म का वेपन नहीं है, और वो किसी को मार नहीं रहे हैं। ठीक है, सो ये सब लोग जो हैं प्रोटेक्टेड हैं। अब इशू ये आ जाता है कि अगर चिल्ड्रन जो हैं, जो बच्चे हैं जिनको यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक्स में या जंग के दौरान जिन बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, खवातीन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो जाकर जो है वो वायलेंट एक्ट्स करें या लोगों को मारें। सो बच्चों को किस तरह से डील किया जाए, कौन सा ऐसा कानून है जिसके अंदर एक एज डिटर्मिन की जाए कि ये इसको सजा दी जा सकती है जो गलत काम ड्यूरिंग द वॉर, जो वॉर क्राइम्स उस बच्चे ने किए हैं। इंटरनेशनली देयर इज नो सेट एज के, कोई एज डिटर्मिन की हुई है बच्चों की कि किस एज तक जो है वो बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये कहता है कि इस सूरत में जो केसेस वगैरह सामने आए कि वो लोग जो कि ऑर्डर करते हैं उन बच्चों को कि आपने इनको जाकर अटैक करना है या यूज कर रहे हैं उनको, उसमें उन लोगों को जो कि कमांड है बेसिक, उसको जो है वो ट्रायल किया जाएगा इंस्टेड ऑफ दोज जो बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा अगर ऐसा कोई केस है कि एक बच्चा था जिसने के पार्टिसिपेट किया हॉस्टिलिटीज में, बट अब वो बड़ा हो गया हुआ है, ठीक है, सो अब क्या उसको उस जो उसने काम किया, जो वॉर क्राइम्स किए जब वो बच्चा था, उसको क्या उसकी सजा अब दी जा सकती है, क्योंकि अब वो उस एज को पहुंच गया है कि जब सजा दी जा सके।
उसमें ये कंसीडर किया जाता है कि जब वो लेट्स से कि अगर 18 इयर्स ऑफ एज है, 14 इयर्स ऑफ एज है, उससे पहले जो उसने काम किए उसकी सजा उसको नहीं दी जाएगी, उसमें जो कमांड थी उसको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो कंटिन्यू रखा उसने, उसमें फिर दे विल ट्राई दैट दो स्पेसिफिक चिल्ड्रन। विमेन है, विमेन का यूज किया जाता है दोज विमेन जो कि इन्वॉल्व हैं आर्म्ड हॉस्टिलिटीज में, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर इंटरनेशनल लॉ। इसी तरह जो सिविलियंस हैं, जो कम्बैटेंट्स हैं, सिविलियंस अगर कोई मार रहे हैं लोगों को इंटेंशनली, दे आर किलिंग पीपल विद वेपन्स, उनको भी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की जाती। सो नॉन कम्बैटेंट्स जो कि इनोसेंट सिविलियंस हैं जिनके पास कोई वेपन्स नहीं है, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसी तरह जो जंग के दौरान वुंडेड हैं, जो कोई जख्मी लोग हैं या कोई बीमार हैं, जो कि जंग के दौरान बीमार हो गए या जख्मी हो गए, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, उनको आप मार नहीं सकते हैं ड्यूरिंग द वॉर। प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, उनको उनके साथ एक जो तरीक़ेकार है जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाना है, दिस इज ऑल रिटन इन दी जिनेवा कन्वेंशंस कि किस तरह से प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ट्रीट किया जाएगा और किस तरह से उनकी स्टेट्स के साथ राब्ता करके क्या प्रोसीजर होगा कि उनको वापस किया जाए। एज आई टोल्ड यू कि कुछ लोग जो हैं, जैसे पर्सन्स जो अभी हमने डिस्कस किए, प्रोटेक्टेड हैं अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको कि प्रोटेक्शन दी गई है अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसमें मेडिकल यूनिट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स आ जाता है, कल्चरल प्रॉपर्टी है, वर्क्स एंड इंस्टॉलेशंस कंटेनिंग डेंजरस फोर्सेस एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब मेडिकल यूनिट्स जो हैं उन सब का एक एम्बलम होता है। एम्बलम का मतलब है कि अगर एक एम्बुलेंस है उसके ऊपर लिखा हुआ हो कि ये एम्बुलेंस है, उसका एक एम्बलम हो कि जो बता रहा हो कि ये एक मेडिकल यूनिट है, उसको आप अटैक नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द वॉर। मेडिकल यूनिट्स जो होते हैं, जो लोग हैं मेडिकल यूनिट से रिलेटेड, उनको आप रोक नहीं सकते हैं कि वो लोगों की मदद करें या वुंडेड और सिक को उठा के हॉस्पिटल्स में लेके जाएं। इसी तरह जो लोग हैं उनका भी जो यूनिफॉर्म है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है कि दे आर फ्रॉम दी मेडिकल यूनिट्स, सो उनको आप अटैक नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं दे आर प्रोटेक्टेड, हॉस्पिटल्स को अटैक नहीं कर सकते हैं। कल्चरल प्रॉपर्टीज को अटैक नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को ड्यूरिंग द वॉर अटैक नहीं कर सकते हैं। इशू यहाँ पे ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें जो हॉस्पिटल है अगर उसी को उन्होंने बेस बनाया हुआ है, सो हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट कि किस तरह से आपने उसको डील करना है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव टू हैव अ फाइन स्ट्रेटजी कि आप डिस्टिंक्ट कर सकें कि सिविलियंस अगर वहां पे मौजूद हैं उनको विकेट करें एंड देन यू डील विद द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन हॉस्टिलिटीज। कल्चरल प्रॉपर्टीज जो है यूनेस्को की एक पूरी लिस्ट है जो कि बताती है कि कौन कौन सी जो जगह हैं, स्पॉट्स हैं, वो कल्चरली हेरिटेज में आती हैं, सो उसको यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द वॉर। वर्क्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कंटेनिंग डेंजरस फोर्सेस, जैसे कि केमिकल मटेरियल है कुछ या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। वी हैव 9 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। इसी तरह देयर आर मेनी अदर स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर मटेरियल है, इवन फॉर द पीसफुल पर्पज। सो ड्यूरिंग द वॉर जो वो जगह हैं उनको आप अटैक नहीं कर सकते हैं बिकॉज दैट कैन कॉज मोर डिस्ट्रक्शन देन द एक्चुअल वॉर। सो दीज इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड बिटवीन द स्टेट्स। इसी तरह नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो आपके खेत हैं, फील्ड्स जो हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जी। सो नाउ वी नीड टू नो कि कम्बैटेंट बेसिकली क्या होते हैं। अभी मैंने आपसे बात की कि जो कम्बैटेंट्स हैं यू हैव टू डिस्टिंक्ट जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, एक डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि ये सिविलियंस हैं और ये कम्बैटेंट्स हैं। जो भी आर्म्ड फोर्सेस जो कि स्टेट्स के आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो कम्बैटेंट हैं उनका जिस तरह मेडिकल यूनिट्स का मैंने आपको बताया कि एम्बलम होता है, इसी तरह एक यूनिफॉर्म है कम्बैटेंट्स का, उनका एक एम्बलम है, एक उनका सिंबल है जो शो कर रहा है कि ये किस कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस हैं। So the fundamental importance of combatant status lies in the fact that combatants who fulfill the necessary requirements are legitimately permitted to participate in the armed hostilities. At the cessation of hostilities, a legitimate combatant will not face prosecution for acts committed during the course of the armed conflict unless such acts were in violation of the laws of armed conflict.
फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्टेट के आर्म्ड फोर्स में से हैं, जैसे कि अभी हमारा पाकिस्तान में अभिनंदन का केस हुआ था, ही वॉज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, एक अपनी नेशन को वो सर्व कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे आया है पाकिस्तान में, उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है, अगर हमने स्टेटस देकर, देयर वाज नॉट एक्चुअली प्रिजनर ऑफ वॉर बट अंडर जिनीवा कन्वेंशन डिस्कशन की गई कि उसको वापस किया जाए अंडर जिनीवा कन्वेंशन। अगर आप जिनीवा कन्वेंशन के अंडर वापसी की डिमांड कर रहे हैं, फिर क्या है कि यू कंसिडर के कश्मीर जो है दैट इज इन द स्टेट ऑफ वॉर, इट डिड नॉट हैपन। फिर क्या है कि जो कम्बेटेंट हैं वो लेजिटिमेट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वॉर के दौरान। जब वॉर ख़त्म होती है तो उनके ऊपर कोई किसी किस्म की प्रोसिक्यूशन नहीं होती है, बिकॉज वो एक स्टेट की तरफ से उनकी ड्यूटी थी जो वो काम कर रहे थे। अनलेस अंटिल दे वर नॉट इन्वॉल्व इन द वॉर क्राइम्स, फॉर एग्जाम्पल कोई अग्रेशन है, रेप केसेस हैं, अननेसेसरी किलिंग है, दे वर नॉट डूइंग दैट, देन दे आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रोसिक्यूशन। जी, so non-international armed conflict में persons taking a direct part in hostilities in non-international armed conflict are sometimes called combatants. However, this distinction is only used in its generic meaning and indicates that these persons do not enjoy the protection against attack accorded to the civilians. But this does not imply a right to combatant status or prisoners of war status as applicable and in international armed conflict. जैसे हमने अभी बात की कि कम्बेटेंट्स का एक अपना सिंबल होता है और दे आर फाइटिंग एक स्टेट के बिहाफ पे वो जंग लड़ रहे होते हैं। नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में एज नाउ वी नो कि एक स्टेट होती है और दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप है। उस ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप का भी एक सिंबल होता है, डिस्टिंक्ट किया जा सकता है कि दे आर नॉट सिविलियंस बट दे आर फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स। बट इन नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में उनको कम्बेटेंट का जो स्टेटस है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि दे आर फाइटिंग। लेकिन जो इम्यूनिटी दी जाती है कम्बेटेंट्स को जो कि स्टेट की तरफ से फाइट कर रहे होते हैं, वो उन लोगों के पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनके साथ किस तरह से डील करना है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट मामला चल रहा है, जो स्टेट को वापस करना है, किस टाइम पे वापस करना है, किन शराइत पे वापस करना है, वो डिस्कस किया जाता है। नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड आर्म ग्रुप उसी स्टेट में मौजूद है, उसी ही स्टेट के लॉ एप्लीकेबल होंगे और वो उनको उस तरह डील नहीं किया जाएगा जिस तरह से प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में डील किया जाता है। जी, सो इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में मेंबर्स ऑफ अदर मिलिशियाज and other volunteer corps, including those of organized resistance movement operating or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that they are commanded by a person responsible for his subordinates, have a fixed distinctive sign recognizable at a distance, carry arms openly, conduct their operation in accordance with the laws and customs of the war. सो इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि 2 हाई कॉन्ट्रैक्टिंग और मोर देन 2 हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर इन्वॉल्व। उसमें जो एक फोर्स है वो उसको कमांड किया जा रहा है, ठीक है, उसको एक अथॉरिटी जो है वो कमांड कर रही है, उनके पास एक डिस्टिंक्ट साइन है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, उनके पास आर्म्स हैं, दे आर कैरिंग ओपनली दोज आर्म्स, और जो हॉस्टिलिटीज या जो भी ऑपरेशंस वो कंडक्ट कर रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वॉर। जी, सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिसके बारे में अक्सर डिस्कशन होती है। जब ये अभिनंदन का केस भी हुआ तो बहुत डिस्कशन हुई कि प्रिजनर ऑफ वॉर कौन होते हैं, किस तरह से डील किया जाएगा। सो जिनीवा कन्वेंशन जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उसने इस बारे में डिस्कस किया कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को किस तरह से ट्रीट किया जाए। सो कम्बेटेंट इम्यूनिटी जो हमने डिस्कस किया उनके पास होती है, जो कि इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और वो स्टेट के बिहाफ पे लड़ रहे होते हैं दूसरी स्टेट से। कम्बेटेंट इम्यूनिटी के साथ जो लेजिटिमेट कम्बेटेंट होते हैं उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर की जो इम्यूनिटी दी जाती है, वो भी ट्रीटमेंट जो होता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर का वो भी अवेलेबल होता है। सो POW स्टेटस जो है इज नॉट प्यूनिटिव, इट इज नॉट डिजाइंड टू पनिश अ पर्सन for their lawful participation in the conflict. So जो एक स्टेट के बिहाफ पे लड़ाई कर रहे हैं, जो वॉर में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द lawful participation. It is meant only to remove the combatant from the armed conflict. The rules regarding POW status are contained in Geneva Convention 3.
सो प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं, जैसे कि अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई जो फौजी है वो लड़ रहा है और आपने उसको जो है वो कैप्चर कर लिया है, यू आर नॉट सपोज टू किल दैट पर्सन, दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। सो आप उसको मार नहीं सकते हैं, आपने उसको कैप्चर किया है, आप उसको अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन आप उसको ट्रीट करेंगे, और जब वॉर खत्म हो जाती है देन यू विल डिसाइड दैट ऑन व्हाट प्रोविजंस, व्हाट जो आपकी जो भी डीलिंग होती है, बार्गेन डील जो भी आप करते हैं, किन शराइत के ऊपर आप उनको वापस करेंगे उनकी कंट्रीज को। जी, सो जो थर्ड जिनेवा कन्वेंशन है 1949, इट इज कंसर्न विद द प्रेजेंस ऑफ वॉर, POWs जिसको हम कहते हैं। आर्टिकल 44 पैरा 3 ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन 3 notes that combatants are obliged to distinguish themselves from the civilian population while they are engaged in an attack or in military operation. When an armed combatant cannot so distinguish himself, the status of combatant may be retained provided that arms are carried openly during the each military engagement and during such time as the combatant is visible to the adversary while engaged in military deployment proceeding to the launching of an attack. सो जो कम्बैटेंट है उनका एक सिंबल है, अगर वो सिंबल नहीं कैरी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं भी पहना हुआ है, बट दे आर ओपनली यूजिंग आर्म्स ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, दे विल बी कंसिडर्ड एज कम्बैटेंट इन एन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, द फ्रेमवर्क ऑफ ऑब्लिगेशंस कवरिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर इज फाउंडेड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं दे आर ऑल्सो द ह्यूमन बीइंग and they are fighting for their country. So at the core of the convention regime are legal obligations to keep prisoners of war alive and in good health. So जो prisoners of war हैं उनको आप, जैसे मैंने पहले कहा कि आप मार नहीं सकते हैं, और उनको जो भी treatment है they should be on human basis. Article 13 जो है it provides that prisoners of war must at all times be humanly treated and must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insult and public curiosity. So अगर किसी मुल्क के आपने फौजियों को कैप्चर कर लिया है and they are prisoners of war in your country, you are not supposed to humiliate them publicly. आप टीवी वगैरह पे या आजकल सोशल मीडिया पे आप उसको humiliate करें, it is not allowed in international humanitarian law. इसी तरह जो है आर्टिकल 14 जो है कहता है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं आर एंटाइटल्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस टू रिस्पेक्ट फॉर देयर पर्सन्स एंड देयर ऑनर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर को अगर आप उनका नाम पूछ रहे हैं, उनका नंबर पूछ रहे हैं, जो भी क्या उनका आइडेंटिटी नंबर है, ये सब आप अगर इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम इफ दे आर विलिंग टू डू दैट। ठीक है, और अगर वो नाम वगैरह इफ दे वांट टू सेंड अ मैसेज टू देयर कंट्री, इट इज़ लीगली अलाउड कि उनकी कंट्री को बताया जाए कि ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, ये हमारे पास हैं और ये उनके नाम है, ये उनकी आइडेंटिटी है। बियॉन्ड दैट यू आर नॉट सपोज टू फोर्स देम टू टेल यू एनीथिंग। जी, सो वुंडेड एंड सिक हैं, जैसे हमने प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात की, कम्बेटेंट्स की बात की, इसी तरह जो वुंडेड एंड सिक हैं ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट जो है, फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन जो है, जैसे हमने शुरू में बात की, इट डिस्कसेस अबाउट द वुंडेड एंड सिक सोल्जर्स ऑन लैंड. So it emphasizes that members of the armed forces and organized militias, including those accompanying them, were duly authorized, shall be respected and protected in all circumstances. So जो wounded and sick हैं, for example कोई जख्मी हो गया है, कोई बीमार हो गया है बैटल फील्ड पे, उनको आप मार नहीं सकते हैं. ठीक है, सो यू डू नॉट किल देम बट यू ट्रीट देम ऑन ह्यूमन बेसिस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है. They are to be treated humanly by the party to the conflict into whose power they have fallen on a non-discriminatory basis, and any attempts upon their lives or violence of their persons is strictly prohibited. Torture or biological experimentation is prohibited, nor are such persons to be willfully left without medical assistance and care. So the Article 12 says कि जो ट्रीटमेंट है wounded and sick का, अगर कोई फौजी अगर आपकी टेरिटरी में आ जाते हैं, they are wounded और they are sick, उनको आप ह्यूमनली ट्रीट करेंगे. उनका जो ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशनली उनको ट्रीटमेंट ना दें, मेडिकल असिस्टेंस ना प्रोवाइड करें.
और आप उनसे कोई किसी किस्म की एग्रेशन, टॉर्चर जो है, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. And also any biological experiment, for example, if you want to do a research in your country and you have presence of war there and you think कि उनके ऊपर जो है वो experiment करेंगे, that is also prohibited. Article 14 जो है Geneva Conventions का, it talks that the wounded and sick of the belligerent who fall into enemy hands are also to be treated as prisoners of war. So those countries जो belligerent जिसने के war start की है या जो participate कर रहे हैं war में, दोनों countries या more than 2 countries जिसके भी जो involve हैं उस war में, उसके जो combatants हैं, अगर वो दूसरी जगह में चले जाते हैं, दूसरी state में, अगर उनको कैप्चर कर लिया जाता है, they are wounded and sick, they should be treated on humanly basis. The parties to the conflict are to record as soon as possible the details of any wounded, sick or dead persons of the adversary party and they transmit them to other side through particular means. So जैसे ही आपको कोई prisoners of war हैं, अगर wounded, sick हैं, dead हैं, तो उनकी जो details हैं that should be shared with their state और जो भी mechanism होगा, procedure होगा उनको वापस करने का, that should be followed. जी, सो इन्फोर्समेंट जो है IHL की, हम देखते हैं कि IHL की इन्फोर्समेंट भी है इंटरनेशनल और नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में या नहीं है. जैसे हमने डिस्कस किया कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं या इंटरनली अगर कोई लो थ्रेशोल्ड कोई ऐसा इवेंट है उसमें IHL अप्लाई नहीं हो रहा है. वो इवेंट्स जिसमें कि IHL अप्लाई हो रहा है, स्टिल वी सी के देयर आर जो वॉर क्राइम्स हैं चल रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है. वो जो है दैट बाद में जो है वॉर क्राइम्स के ऊपर, जैसे कि यू कैन गो टू ICC, यू कैन गो टू ICJ, देयर आर मैकेनिज्म्स अवेलेबल जिनको कि आप बाद में एड्रेस कर सकते हैं. लेकिन पार्टीज टू दी 1949 जेनीवा कन्वेंशंस और जो उसकी प्रोटोकॉल है एडिशनल प्रोटोकॉल 1 दैट इज ऑन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, they undertake to respect and to ensure respect for the instrument in question and to disseminate knowledge of the principles contained therein. ठीक है. So जो जैसे हमने शुरू में बात की कि IHL पीस टाइम में अप्लाई होता है कि नहीं होता है, although we cannot practically apply IHL during peace time because war time नहीं है, लेकिन जो उसकी knowledge dissemination है वो ड्यूरिंग पीस टाइम होती है. अब क्या है कि जो पुलिस है, जो भी एजेंसीज हैं जो कि इन्वॉल्व होंगी, आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं ड्यूरिंग द वॉर जो इन्वॉल्व हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी नॉलेज दी जाए कि आपने किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, किस हद तक आप जो है वो हॉस्टिलिटीज़ कर सकते हैं और क्या मैकेनिज्म्स होंगे अगर आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर को पकड़ते हैं. ठीक है. अगर कोई दूसरी तरफ का फौजी आपके पास आ जाता है, आपने उसको मारना नहीं है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है, ये सारी जो नॉलेज है दैट इज़ given during the peace time. A variety of enforcement mechanisms are there, although the use of reprisals has been prohibited. One of the means of implementation is the concept of protecting power appointed to look after the interest of one party to a conflict under control of other, whether as prisoners of war or occupied civilians. ठीक है. So जैसे ही war होती है, आपने उसको दूसरी स्टेट को अगर आपके पास prisoners of war हैं, whether they are combatants or civilians, you have to tell them कि they are under your आपने उनको कैप्चर किया हुआ है और आप उनको प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके यू विल व्हेनेवर जो भी डीलिंग होती है आप रिटर्न कर रहे हैं. सो एवरीबॉडी जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसमें दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये सब प्रोविजंस को अप्लाई किया जाए, फॉलो किया जाए. जो स्टेट्स हैं, हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं और दिस इज़ अ नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. IHL में दी अश्योरेंस टू मेडिकल हेल्प दैट शुड बी प्रोवाइडेड. प्रिजनर्स ऑफ वॉर का जो ट्रीटमेंट है, सिविलियंस जो हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना है, वुंडेड एंड सिक को, ये सब चीज़ें जो हैं वो इंश्योर होनी चाहिए ड्यूरिंग दी regulation of use of force. So today we have discussed about IHL in general. We have discussed about the sources of IHL. हमने देखा कि IHL किन किन सूरत हाल में अप्लाई किया जा सकता है और किस एक्सटेंट तक अप्लाई किया जा सकता है, कौन से लोग हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं और कम्बेटेंट्स के पास क्या इम्यूनिटीज़ मौजूद हैं. So everybody, I'll see you in a next video. Thank you for today.